चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर किया था 2021 टीजीटी कॉमर्स का पेपर। हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। वाउचर, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, वाउचर इज अ प्रूफ जो ये साबित करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, काउंटर फॉइल हो सकता है, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को वाउचर माना जा सकता है। वाउचर पर साइन करना ये साबित करता है कि वाउचर ऑथेंटिक है। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसी भी पर्टिकुलर ऑफिसर की वाउचर पर साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग वाउचर्स बनाए जाते हैं। उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वही उसके लिए जिम्मेदार होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो कैशियर हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, वो अकाउंटेंट हो सकता है। अलग अलग वाउचर्स के हिसाब से ही डिसाइड होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 पर, सीटिंग कैपेसिटी सिनेमा हॉल की बढ़ाने पे जो एक्सपेंडिचर किया गया है वो किस प्रकार का एक्सपेंडिचर है? देखिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये समझिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो आइदर आपकी एसेट्स को इनहैंस करते हैं या लायबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े अमाउंट के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेकरिंग नहीं होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आने वाले बहुत से सालों तक मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि सिनेमा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने से हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और इसका बेनिफिट आने वाले बहुत सालों तक मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट उसी साल में मिलता है जिस साल वो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। जनरली ये छोटे अमाउंट के होते हैं और रेकरिंग होते हैं, बार-बार होते हैं। इससे ना तो एसेट्स इंक्रीज होती है ना लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका आंसर नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी द आंसर। अब आते हैं टेक्निकल स्किल। कौन से लेवल ऑफ मैनेजर्स के लिए टेक्निकल स्किल सबसे ज्यादा होती है? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं या सुपरवाइजर्स, जिनको लोअर लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है, वो वर्कर्स के डायरेक्ट टच में होते हैं। उनको ही वर्कर्स से प्रोडक्शन कराना होता है। टेक्निकल नॉलेज की जानकारी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जनरली अपने अपने डिपार्टमेंट्स के डिसीजन के लिए रिस्पांसिबल होता है। लेकिन वर्कर्स से टेक्निकल काम लेने का काम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स या शॉप फ्लोर मैनेजर्स भी जिनको बोला जाता है उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल? रॉयल्टी आपके सिलेबस में है, रॉयल्टी का चैप्टर मैं पूरा कवर करूंगा। रॉयल्टी माइनिंग पर भी देते हैं, वो कोल माइनिंग हो सकती है, ऑयल वेल माइनिंग हो सकती है। पेटेंट, जब आपने कोई प्रोडक्शन किया है, कोई इक्विपमेंट बनाया है, आपने कोई दवा बनाई है तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। कॉपीराइट जनरली रिटन या लिटरेरी वर्क्स के लिए होता है, बुक्स के लिए हो सकता है, सॉन्ग्स के लिए हो सकता है। सपोज मैं किसी बुक का राइटर हूँ, ऑथर हूँ, और मैंने किसी पब्लिशर को वो बुक पब्लिश करने का परमिशन दिया हुआ है। वो पब्लिशर मेरी जितनी भी बुक सेल करेगा उसका जो भी सेल वैल्यू होगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो पहले से फिक्स होगा वो ऑथर उससे रिसीव करेगा एज अ रॉयल्टी। तो सेल के बेसिस पर कॉपीराइट रॉयल्टी ही मिलती है। माइनिंग रॉयल्टी और पेटेंट रॉयल्टी जनरली प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पर मिलती है। इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड। अब ये फ्रैंको इनवॉइस क्या होता है और कितने तरीके के इनवॉइस होते हैं हमको ये भी समझना है। फ्रैंको का मतलब होता है कि सेलर द्वारा बायर के
गोदाम तक या शॉप तक गुड्स पहुंचाने की सारा खर्च सेलर का होगा, जो उसने इनवॉइस में ऐड कर रखा है। बायर हैज टू पे ओनली द इनवॉइस प्राइस, जो इनवॉइस में है वो सारे खर्चे सेलर द्वारा किए जा चुके हैं, बायर को खाली वो अमाउंट पे करना है, इसमें सारे खर्चे इंक्लूडेड होते हैं। अब आपको इससे क्या क्वेश्चन बनता है, और कितने तरह के इनवॉइस होते हैं? लोको इनवॉइस होता है, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड इनवॉइस होता है, सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट होता है, कॉस्ट एंड फ्रेट होता है, ये जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में आमतौर पे यूज होते हैं, बट रेलवे में भी इसका यूज होता है। लोको का मतलब है एक्स फैक्ट्री, मैं सेलर हूं, मेरे स्टॉक से निकलने के बाद का सारा खर्चा बायर को बियर करना होगा। फ्रैंको में क्या था कि सेलर से बायर के प्लेस तक पहुंचने का सारा खर्च सेलर ने किया है और इनवॉइस में ऐड किया है। लोको प्राइस में सिर्फ इसकी कॉस्ट प्राइस इंक्लूडेड है, एक्स फैक्ट्री या एक्स शोरूम, मेरे फैक्ट्री या शोरूम से निकलने के बाद का सारा खर्चा बायर को पे करना है। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है शिप तक या रेलवे तक पहुंचाने का सारा खर्चा सेलर का होगा, वहां पहुंचने के बाद का सारा खर्च बायर द्वारा दिया जाएगा। कॉस्ट इंश्योरेंस रेट, नाम से ही पता लग रहा है, सीआईएफ कॉस्ट इंश्योरेंस रेट में कॉस्ट इंश्योरेंस जनरली मरीन इंश्योरेंसेस में, और फ्रेट जो है ये सेलर द्वारा पे होता है, उसके बाद के एक्सपेंसेस बायर पे करता है। सी एंड एफ में सिर्फ कॉस्ट और फ्रेट सेलर द्वारा पे किया जाता है, बाकी सारे एक्सपेंसेस बायर पे करता है। तो कॉस्ट इंश्योरेंस रेट आंसर नहीं हो सकता, ये हमने आपको बताया। ऑल कॉस्ट अप टू रेलवे स्टेशन, ये फ्री ऑन बोर्ड हो गया, फ्री ऑन बोर्ड। सो ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स, इसका आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको इससे कई सारे क्वेश्चंस और बना करके दिखाए, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन बाय, स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक नियोजन कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, अपनी कंपनी या शॉप के लिए, फैक्ट्री के लिए नियोजन या मैनेजमेंट, नियोजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट ही करेगा। उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा ही रणनीति बनाई जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑब्वियसली इसका आंसर होगा। शेयर अलॉटमेंट का नेचर क्या होता है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? शेयर अलॉटमेंट हो, शेयर एप्लीकेशन हो, ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 21 के पहले भी एग्जाम्स में आया है। पर्सनल अकाउंट आपने पढ़ा होगा, तीन तरह का होता है। रियल मींस नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जिसमें कंपनी, शॉप, फर्म्स का नाम आता है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, ये सब हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। नाउ क्वेश्चन 21, एक कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपया उसकी फेस वैल्यू थी, 4 रुपया उस पर अनपेड है। अगर 4 रुपया अनपेड है, इसका मतलब 6 रुपया उस पर पेड हो चुका है और कंपनी ने इसी को फॉरफिट कर लिया है। अब कंपनी इसको री इशू करना चाहती है और लिखा मिनिमम रेट पर शेयर। कंपनी चाहती है कि इसका कम से कम जितना हो सकता है उतना प्राइस वसूला जाए। सीधा सा रूल है कि आपने जितना रुपया फॉरफिट किया है एक शेयर पर, आप मैक्सिमम उतने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। री इशू के टाइम पर 10 रुपए में 6 रुपए का आप डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकते हैं। 4 रुपीज मिनिमम इशू प्राइस उसका होगा और 6 रुपीज मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है तो वो है 6 रुपया, और पूछा है कि मिनिमम कितना रुपया कंपनी
वसूल सकती है, तो 10 में से 6 माइनस करके 4 रुपीस कंपनी जो है वो चार्ज कर सकती है। 4 रुपीस से नीचे कंपनी इसको सेल नहीं कर सकती है। 6 रुपए तक का डिस्काउंट मैक्सिमम दिया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Summary and presentation of data in tabular form with several non-overlapping classes। देखिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन खाली पढ़िए स्टैटिस्टिक्स में उठा करके। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यही डेफिनेशन होती है। आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अलावा कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज दी रहती हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की यही डेफिनेशन होती है, समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म with several non-overlapping classes. So answer will be frequency distribution. Now the next question is, on the dissolution of a firm, the amount realized from unrecorded asset is transferred. देखिए आपको ये ध्यान रखना है, रियलाइजेशन यानी फर्म पे डिसॉल्व होती समय वो रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो, अकाउंट हमेशा रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करते हैं। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री आपकी होगी चाहे रिकॉर्डेड एसेट बेची जा रही हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट बेची जा रही हो। रिकॉर्डेड एसेट जो डिसॉल्यूशन के समय बैलेंस शीट में मौजूद है, अनरिकॉर्डेड एसेट उसको बोलते हैं जो डिसॉल्यूशन के टाइम बैलेंस शीट में ना हो लेकिन डिसॉल्यूशन के समय वो फर्म को कहीं से मिली है, जो उनकी प्रॉपर्टी थी लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं थी। चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, आपका रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा। सो आंसर विल बी रियलाइजेशन अकाउंट। डिसॉल्यूशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता ही नहीं है। रिवैल्यूएशन बन सकता है एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर, लेकिन डिसॉल्यूशन के समय रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन अकाउंट ही बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इससे कौन-कौन से और क्वेश्चन बना सकते हैं ये जरूर देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अब ये ग्रॉस बुक वैल्यू क्या होता है? इसका आंसर तो यही होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट बी। ग्रॉस बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू मतलब जनरली जो हम लोग बुक बैलेंस शीट में जो लेते हैं वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, तो इसको बोलते हैं नेट बुक वैल्यू। अगर आपने डेप्रिसिएशन घटा करके दिखाया है तो वो नेट बुक वैल्यू बोली जाती है, लेकिन अगर आपने ग्रॉस बुक वैल्यू दिखाई है मतलब आपने वही वैल्यू दिखाई है जितने पर आपने एसेट्स को खरीदा था, आपने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके एसेट्स नहीं दिखाया है। तो ग्रॉस बुक वैल्यू मींस नथिंग एल्स बट द हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ परचेज जितने में आपने गुड्स को खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फिर भी गलत हो जाता है। ये सारे के सारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन के रीजन हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। पोस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद इनकी पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर इज नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। जर्नल इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर इज नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो इसका आंसर होगा पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
Coming to the next question. Which of the following is not a feature of advertising? इसमें से कौन सा विज्ञापन की विशेषता नहीं है? आप डेफिनेशन सर्च करिएगा, आप डेफिनेशन जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इस डेफिनेशन में सारे फीचर्स उसके मौजूद हैं। ये एक पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल है क्योंकि ये मास अपील होती है। इसमें आप गुड्स, सर्विसेज, आइडिया किसी भी चीज को प्रमोट कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा किया जाता है। तो इसमें से पर्सनल इसका आंसर होगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर्सनल एक्टिविटी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन of ideas, goods, services, products by an identified sponsor. The basic accounting equation is based on, obviously accounting equation, assets is equals to liabilities plus capital is based on dual aspect concept. Dual aspect means every transaction will have two sides, debit and credit, and both the values will be equal. Coming to the next question, question number 30. A company has spent 20,000 on printing of its building. Painting of its building, it should be recorded as. अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन होता है। एक कंपनी ने 20,000 रुपए अपने फैक्ट्री की बिल्डिंग की पेंटिंग पर खर्च किया। ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? तो ऑब्वियस आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों होगा ये भी आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करती है। पेंटिंग कराना, व्हाइट वॉशिंग कराना, ये नॉर्मल रिपेयर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, इनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। पेंटिंग कराना इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप याद रखिए, जब आप नया रूम कंस्ट्रक्शन कराएंगे, नई बिल्डिंग बनवाएंगे, उसमें पहली बार जो भी एक्सपेंसेस होगा पेंटिंग का, व्हाइट वॉशिंग का, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने नया रूम बनवाया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नए रूम में पहली बार जितने भी एक्सपेंस किए हैं उस रूम को कंप्लीट करने के लिए वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्राथमिक कार्य क्या है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट का काम डिसीजन मेकिंग भी है, मैनेजमेंट का काम कम्युनिकेशन भी है। ये सारे फंक्शंस में है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो 5 इनके मेजर फंक्शंस माने जाते हैं, ये सभी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। बट प्राइमरी, प्राथमिक कार्य इज ऑलवेज प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ही डिसीजन मेकिंग भी आता है। तो प्लानिंग ही हमेशा मैनेजमेंट का प्राथमिक कार्य है, प्रथम कार्य है प्लानिंग यानी कि नियोजन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। मिनिमम रेंट इज आल्सो नोन एज, न्यूनतम किराया। अब ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है रॉयल्टी का। रॉयल्टी अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। रॉयल्टी में एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। लेसर मतलब आप कह सकते हैं जिसने अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दिया है, और लेसी मतलब जिसने लिया है। लेसर हमेशा लेसी से एक मिनिमम रेंट ऑब्वियसली फिक्स करता है, ज्यादातर वो फिक्स करता है कि इन केस आपका प्रोडक्शन कम हुआ, सपोज मैंने माइंस दी है, मैं लेसर हूं, मैंने लेसी को माइंस दी है 100 रुपीस
पर टन पर, और मैंने कहा है कि 5000 मिनिमम रेट है और लेसी 20 टन का ही प्रोडक्शन कर पाया पहले साल, तो रॉयल्टी बन रही है 2000 रुपए, लेकिन मिनिमम रेट है 5000, तो लेसी से 5000 रुपए मिनिमम लेगा ही लेगा, चाहे रॉयल्टी उतनी बनी हो या ना बनी हो। यहाँ क्वेश्चन है कि मिनिमम रेंट को और किस नाम से जानते हैं? ये डेड रेंट भी बोला जाता है, फिक्स रेंट भी बोला जाता है, फ्लैट रेंट भी बोला जाता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो अब आप इसमें नोट कर सकते हैं, इसमें आपके कौन कौन से और क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया। बहुत जल्दी आपको इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग आगे की सीरीज प्रेजेंट करेंगे।